Everyone, myself Shakil Ahmed. I am a biology faculty at Rising Glory International School, सबलपुरा सीकर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन 10th की साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक जो है ये वीडियोस पहुंच सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th की जब साइंस हम स्टार्ट करते हैं तो क्लास 10th की साइंस में लेसन नंबर 1 to 4 तक पूरा जो आपका पोर्शन होता है वो बायोलॉजी का होता है, और इसी बायोलॉजी पोर्शन में हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मानव शरीर के तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है पाचन तंत्र। ये तंत्र जो है हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं से संबंधित है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है कोशिका। इस लेसन की स्टार्टिंग का पहला जो क्वेश्चन है वो है शरीर की सबसे छोटी इकाई। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई वो है कोशिका। जब कोशिकाएं मिल जाती है तो उससे बनती है आपकी ऊतक, टिश्यू। जब सेम टिश्यू जब मिल जाते हैं तो इनसे बनते हैं ऑर्गन, और सेम फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो इससे बनता है आपका सिस्टम। और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में कोऑपरेट करके फॉर्मेशन करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेल, और कोई भी सेल बिना एनर्जी के कोई फंक्शन नहीं कर सकती। तो अब सवाल उठता है कि सेल को एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो सेल के लिए एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ से लेगी सेल? ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज हर जगह इसी फॉर्म में मौजूद होता नहीं है। हम डायरेक्ट मार्केट से ग्लूकोज नहीं खरीद सकते। हम मार्केट से खरीदते हैं गेहूं, हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं आटे में, और इससे बनती है चपाती। और चपाती को हम लोग जब गेन करते हैं तो इसे गेन करने के पीछे हमारा मकसद होता है कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी फॉर्म है वो हमें गेन करनी होती है। यानी हम लोग चपाती इसलिए खाते हैं ताकि हमें अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट मिले, और ये कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र होता है जो इस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये किसको में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और फिर इसी तरीके से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो हम लोग लेसन नंबर 1 जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 मेन तरीके के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। यानी एक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक वृहद पोषक तत्व। अभी हम लोगों का मेन जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। तो हम लोग मेन इसके ऊपर फोकस करेंगे ताकि आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ढंग से देखते रहें ताकि वीडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आती रहे। अगर किसी भी तरीके का टॉपिक आप लोगों को कंफ्यूज करे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों तक प्रोवाइड करवा सके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर क्लास 10th और 12th की बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरीके के टॉपिक के, चाहे आप CBSE हो, चाहे आप RBC पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट पढ़ रहे हो, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम लोग करेंगे पाचन के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाचन होता क्या है। तो पाचन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जटिल खाद्य पदार्थों को
जटिल खाद्य पदार्थ। इन जटिल खाद्य पदार्थों को हम लोग परिवर्तित करेंगे सरल एवं अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में। अब बात करते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। हम लोग गेहूं, चावल और बाकी धान वगैरह जो खाते हैं उसके लिए इसलिए खाते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। हम लोग दाल, मटन, चिकन, दूध वगैरह ऐसी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, इसके लिए हमारा मेन ज़रूरत होती है प्रोटीन, ताकि हमें प्रोटीन नीड मिलती रहे। उसी तरीके से हम लोग फल वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, ताकि इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहे। ऑयल और घी का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो फैट है वो रेगुलेट रहे, बनी रहे। तो ये जितने भी सब्सटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, जटिल खाद्य पदार्थ है। हमारा शरीर इनसे ऊर्जा इस रूप में नहीं ले सकता, इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ रही है इन सबको कन्वर्ट करने की, और कन्वर्ट हमें इस तरीके से करना है कि वो सरल रूप में भी हो और सरल इतना हो कि हमारा शरीर उसको आसानी से अवशोषित कर सके। तो ये आसानी से अवशोषित करने वाला तरीका क्या है? इसके लिए हमें जटिल खाद्य पदार्थों को बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए और मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट करना होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड में, विटामिन, मिनरल और फैट ये भी छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कोई अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, कोई फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से इनके सबके छोटे फॉर्म बन जाएंगे और ये छोटे फॉर्म इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इससे हम लोग आसानी से इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की कि पाचन होता क्या है। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। अब बात ये करते हैं कि इन सब के लिए जो तंत्र होता है वो तंत्र कौन कौन से अंगों का बना हुआ होता है, उसमें किन किन अंगों का समावेशन होता है, तो वो सब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया चार्ट के द्वारा समझेंगे। हम लोग डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं मानव शरीर के साथ। तो हमारे मानव का जो पाचन तंत्र होता है, मानव पाचन तंत्र, तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है ये बिल्कुल दो स्पष्ट भागों में विभाजित होता है। इसका पहला और इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है आहार नाल, और दूसरे अंग है वो है सहायक पाचक अंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आहार नाल की कि आहार नाल होती क्या है। आहार नाल पाचन तंत्र के अंदर एक लंबी नलिकानुमा संरचना होती है जिसकी शुरुआत होती है मुख के साथ, और मुख से लेकर ये गुदा तक पूरी फैली हुई संरचना है, बीच में कोई गैप नहीं होता, इसके कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होती है। तो मुख से लेकर गुदा तक बीच में इसके क्या क्या होगा? सबसे पहले मुख प्रोग्रेस करेगा मुख गुहा में, मुख गुहा आगे जाके खुलेगी ग्रसनी में, ग्रसनी जुड़ जाएगी आपकी ग्रास नलिका में, ग्रास नलिका आके ओपन होगी आमाशय में, आमाशय खुलेगा छोटी आंत में, और छोटी आंत खुलेगी आपकी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत लास्ट में आके बंद हो जाएगी, बड़ी आंत लास्ट में जाके एंड हो जाएगी आपकी गुदा पर। तो ये आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक कंटिन्यूअस रहती है, बीच में इसमें कोई गैप नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, भोजन जो है वो इसके सीधे संपर्क में रहता है। और जो हमने भी स्टार्टिंग में बात की मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल डाइजेशन की, तो वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल डाइजेशन यही होगा। यानी इसके कुछ भाग ऐसे होंगे जहां भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने का काम किया जाएगा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मुख गुहा में दांत की। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ दांतों के द्वारा ही भोजन को तोड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है।
दांत अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन ये काम आमाशय भी करेगा, ये काम छोटी आंत भी करेगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट का, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी क्या करते हैं, वो फूड को इस तरीके से पीसने का काम करते हैं, यानी फूड इस तरीके से उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। तो आहार नाल की विशेषता ये है कि एक तो लंबी ट्यूबनुमा संरचना है, तकरीबन 7 से 8 मीटर ये लंबी होती है। अब आप अफसोस कर रहे होंगे कि 7 से 8 मीटर तो हमारा शरीर भी नहीं होता, हमारा शरीर 1.5 मीटर का होता है। तो आप लोग जब डायग्राम देखते हो आहार नाल का, तो आपको मालूम है कि छोटी आंत और बड़ी आंत जो है, जो इसके सबसे बड़े हिस्से हैं वो कोइल्ड होते हैं, और कोइलिंग की वजह से वो बहुत छोटी हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बहुत बड़ी डोर जो है वो छोटी सी चरखी में आ जाती है, क्योंकि कोइल्ड होने के बाद उसका डायमीटर बहुत कम रह जाता है। तो ठीक उसी तरीके से 7 से 8 मीटर की ये आहार नाल होती है। ये मैंने इसके सारे पोर्शन आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आहार नाल के साथ आहार जो है, भोजन जो है वो सीधा संपर्क में होता है। हर हिस्सा इसका भोजन को छू के निकलेगा, या यूँ कह सकते हैं कि भोजन इसके हर हिस्से से निकलता रहेगा। ठीक है, इसके हर हिस्से से पास आउट होगा, इसके हर हिस्से से गुजरेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें भोजन का बायोकेमिकल और साथ ही साथ मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा। अब इस दूसरे हिस्से की बात करते हैं, सहायक पाचक अंग के बारे में। ये वो अंग है, ये वो ग्रंथियाँ हैं जिनसे भोजन कांटेक्ट में नहीं रहता, भोजन का इनके साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन ये अपनी स्त्रवणों के द्वारा, अपने सिक्रीशंस के द्वारा, अपने एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन करवाते हैं। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं लार ग्रंथि की, सेलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि हमारी मुख गुहा में होती है, 3 होती है, कर्णपूर्व, अधोजिह्वा, अधोहनु। ये यहाँ पर स्थित होती है और नलिकाओं के द्वारा हमारी मुख गुहा में जाती है, और वहाँ पर लार आती रहती है और भोजन का डाइजेशन करती है, भोजन को गीला बनाती है, उसे निगलने योग्य बनाती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं यकृत एवं पित्ताशय, लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूँ कह सकते हो कि फैट तो बिना लीवर के डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। तो लीवर पित्तरस बनाता है और पित्ताशय में डाल देता है, और पित्ताशय आवश्यकता के अनुसार इसको छोटी आंत में भेजता रहेगा, ताकि छोटी आंत में आने वाली जो फैट है उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन हो जाए। और तीसरी जो ग्रंथि हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों काम करती है। हमारे शरीर में और भी बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है, लेकिन उनमें अग्नाशय सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एसिनाई सेल्स होती है और उनके द्वारा पाचक रस स्त्रावित होते हैं जो भोजन का पाचन करने का काम करते हैं। आज का हमारी वीडियो आपको पाचन तंत्र के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए है। हमने आपको इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। वीडियो आपका कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये पढ़ने के लिए एक अच्छा माध्यम रहे। थैंक यू सो मच।